हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है, जो कि 14-15 मई को डिक्लेयर्ड है। अब यह डेट पोस्टपोन होने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि प्रोफेसर की डेट आ चुकी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर हैं अप्रैल में, 16 अप्रैल को, जो उनके सेंटर भी डिक्लेयर्ड हो चुके हैं। अब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम करवा रहे हैं, तो संभावित है कि यूपी टीजीटी पीजीटी का भी एग्ज़ाम अपनी डेट पर हो जाएगा। इसलिए अपनी तैयारी में धार लाइए, अपनी तैयारी में परसिवरेंस लाइए और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। हमारी पुरानी वीडियो जिसने भी ना देखी हो, जाके देखिए प्लेलिस्ट में, जिसमें हमने ग्रामर और लिटरेचर के एमसीक्यूज को डिस्कस किया है। चलिए अब चलते हैं अपने सेशन की तरफ। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 201। Of all Shakespeare's tragedies, I would answer not even accepting King Lear. Othello is the most painfully exciting and the most terrible. किसका स्टेटमेंट है ये? मिल्टन का है, एसी ब्रैडले का है, विलियम शेक्सपियर का है, जॉन लिली का है? क्वेश्चन नंबर 201 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एसी ब्रैडले का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि ऑफ ऑल शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज आई वुड आंसर नॉट इवन एक्सेप्टिंग किंग लियर, ओथेलो इज द मोस्ट पेनफुली एक्साइटिंग एंड मोस्ट टेरेबल। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 202। द फ्रेज, ये एक फ्रेज है, आपको बताना है किस करेक्टर को ये फ्रेज डिस्क्राइब कर रहा है। अ स्मॉलर, स्रिलर, फ्यासर, मोर ईगर, पीस ऑफ मैलिस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ। अब किसका डिस्क्रिप्शन है ये? वन ऑफ द डॉक्टर्स इन शेक्सपियर्स प्ले किंग लियर। किंग लियर की जो डॉटर्स है, उन 3 डॉटर्स में से किसी एक का डिस्क्रिप्शन है। आपको बताना है किसका है, रेगन का है, गॉन्ड्रिल का है या कॉर्डेलिया का है। क्वेश्चन नंबर 202 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेगन का है। क्वेश्चन नंबर 203। क्वींस, फ्लूट, मोथ आर कैरेक्टर्स इन शेक्सपियर्स प्ले। ये कैरेक्टर किस प्ले में आया है? मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, मिडसमर नाइट ड्रीम, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना या नन? सॉरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिडसमर नाइट ड्रीम। देखिए, पीटर क्विंस कारपेंटर होता है और डायरेक्टर भी होता है ग्रुप ऑफ एक्टर्स का, हु परफॉर्म पायरेमस एंड थिस्वे। एक प्ले होता है, प्ले विद इन अ प्ले, प्ले के अंदर एक प्ले परफॉर्म हो रहा होता है पायरेमस एंड थिस्वे नाम का, फॉर द सेलिब्रेशन फॉलोइंग थीसियस एंड हिप्पोलिटा। थीसियस और हिप्पोलिटा की जो वेडिंग शादी हो रही होती है, उसी के सेलिब्रेशन में ये प्ले परफॉर्म किया जाता है, पायरेमस एंड थिस्वे। तो पायरेमस और थिस्वे प्ले किस प्ले में आया है? मिडसमर नाइट ड्रीम में आया है, ये याद रखिए। फ्रांसिस फ्लूट ये रोल करता है थिस्वे का इन द प्ले पायरेमस एंड थिस्वे। मतलब इस प्ले में थिस्वे का रोल फ्रांसिस फ्लूट करता है। मोथ, मोथ टाइटेनियस की फेरीज में से एक है, जैसे पीस ब्लोसम, कॉब बेब, मस्टर्ड सीड, ये फेरीज के ही नाम है, और एक फेरीज का नाम है मोथ। टाइटेनियस की कई सारी फेरीज हैं, उसमें से एक फेरीज का नाम है मोथ। क्वेश्चन नंबर 204। Who reported in his book Brief Lives that William Shakespeare had been a schoolmaster in the country? डॉक्टर जॉनसन, बेन जॉनसन, जॉन ऑबरे या नन? क्वेश्चन नंबर 204 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन ऑबरे रिपोर्टेड करते हैं अपनी बुक ब्रीफ लाइफ्स दैट विलियम शेक्सपियर हैड बीन अ स्कूल मास्टर इन द कंट्री। क्वेश्चन नंबर 205। Refer to a sudden, surprising, and sensational turn of events in a play or drama, often intended to create a dramatic effect. Option A, melodrama. Option B, comedy theatre. Option C,
इनिशियो या ऑप्शन डी मेलोडी। कौन सा टर्म रिफर किया जाता है एक सडन सरप्राइजिंग सेंसेशनल टर्न ऑफ इवेंट्स को इन अ प्ले या ड्रामा में? क्रिएट अ ड्रामेट इफेक्ट, मतलब एक ड्रामेट इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 205 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कूप्टी थिएटर। कूप्टी थिएटर में रिफर किया जाता है एक सडन और सरप्राइजिंग सेंसेशनल टर्न ऑफ इवेंट्स को इन अ प्ले और ड्रामा में। इसका इसलिए क्रिएट किया जाता है क्योंकि ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट हो सके। द टर्म इन फ्रेंच लिटरेरी मीनिंग स्ट्रोक ऑफ द थिएटर। एक फ्रेंच टर्म है जिसका मीनिंग होता है स्ट्रोक ऑफ द थिएटर। क्वेश्चन नंबर 206 हु सेड मिल्टन वाज द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर। किसने कहा है मिल्टन को पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर? डॉक्टर जॉनसन, पोप, जॉन ड्राइडन या नन? क्वेश्चन नंबर 206 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जॉन ड्राइडन ने कहा है कि मिल्टन वाज द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर। जॉन ड्राइडन ने अपने वर्क फेबल एंशिएंट एंड मॉडर्न में कहा है, जो कि 1700 में पब्लिश हुई है। क्वेश्चन नंबर 207 जॉन गाल्सवर्दी रिफ्यूज्ड अ नाइटहुड इन। जॉन गाल्सवर्दी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को रिफ्यूज कर दिया था। किस ईयर रिफ्यूज किया था? 1917, 1918, 1920, 1921? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1918। 1918 में इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को रिफ्यूज कर दिया था। गाल्सवर्दी डिक्लाइंड द नाइटहुड because he wanted to keep his freedom to criticize society, which was a common theme in his work. गाल्सवर्दी ने नाइटहुड की उपाधि को इसलिए डिक्लाइन कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि अपने फ्रीडम को रखना चाहते थे, जिसके कारण वो सोसाइटी को क्रिटिसाइज कर सके, जो कि उनके वर्क की कॉमन थीम भी है। क्वेश्चन नंबर 208 व्हाट इज द फेमस बालकनी सीन इन विच रोमियो एंड जूलियट प्रोफेस देयर लव लोकेट? आपको बताना है कि बालकनी सीन रोमियो एंड जूलियट में किस एक्ट और सीन में आता है, और बालकनी सीन में ही रोमियो एंड जूलियट ने प्रोफेस किया था अपना लव को। एक्ट 2, सीन 2, एक्ट फर्स्ट, सीन 5, एक्ट थर्ड, सीन फर्स्ट, एक्ट 4, सीन थर्ड? क्वेश्चन नंबर 208 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्ट 2, सीन 2। इस सीन की सेटिंग हुई थी कापुलेट ऑर्चार्ड में हुई थी, जहाँ पे रोमियो इज हाइडिंग, छुपा हुआ है, उसको उम्मीद है वो जूलियट को देख पाएगा। क्वेश्चन नंबर 209 व्हाट इज द नेम ऑफ द मिचीवियस फेरी इन मिडसमर नाइट ड्रीम? टाइटेनिया, पक, ओबरॉन, हर्मिया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पक। पक नेम है मिचीवियस फेरी का मिडसमर नाइट ड्रीम में। पक को रॉबिन गुड फेलो के नाम से भी जाना जाता है, और जो पक होता है किंग ओबरॉन का सर्वेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 210 हु इज द ट्रेजिक हीरो इन जूलियस सीजर? जूलियस सीजर प्ले में ट्रेजिक हीरो का नाम क्या था? सीजर, कैसियस, एंटनी, ब्रूटस? क्वेश्चन नंबर 210 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रूटस। ब्रूटस होता है ये रोमन लीडर होता है, रिस्पेक्टेड रोमन लीडर, हु ड्रिवन बाय हिज लव फॉर रोमन। रोमन के लिए इसका बहुत ज़्यादा प्यार होता रहता है, और विश्वास करता है रिपब्लिकन आइडियल्स पर। पार्टिसिपेट्स इन सीजर्स असैसिनेशन, जो सीजर की हत्या की गई थी उसमें ये इसका पार्टिसिपेट रहता है। अल्टीमेटली लीडिंग टू हिज ओन डाउनफॉल एंड सुसाइड, और जिसके कारण इनका डाउनफॉल हो जाता है और सुसाइड कर लेता है बाद में। ब्रूटस प्राइमरी फ्लॉ, ब्रूटस का जो प्राइमरी फ्लॉ है वो है हिज अनवेवरिंग बिलीफ इन द रिपब्लिक, जो गणतंत्र के लिए उनका अटूट विश्वास था, ये इसका प्राइमरी फ्लॉ है।
क्वेश्चन नंबर 211, हु इज द ड्यूक ऑफ बीना इन मीजर फॉर मीजर। मीजर ऑफ मीजर में बीना का ड्यूक कौन था? एंजेलो, एस्केलास, लूसियो, विंसेंसियो। क्वेश्चन नंबर 211 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विंसेंसियो। एक्सप्लेनेशन देखिए, मीजर ऑफ मीजर में जो ड्यूक होता है वीना का, विंसेंसियो होता है। हु प्रिटेंड्स टू ट्रेवल टू पोलैंड, जो दिखावा करता है, नाटक करता है पोलैंड जाने का, लेकिन जाता नहीं है, और अपनी जगह अपना डिप्यूटी एंजेलो को छोड़ देता है और शासनकाल चलाने के लिए। इंचार्ज वाइल इन सेक्रेटरी रिमेन्स इन वीना डिस्गाइज एज अ फ्रायर टू ऑब्जर्व द सिटीज गवर्नेंस। मतलब ये नाटक करता है पोलैंड जाने का, लेकिन पोलैंड जाता नहीं, उसकी जगह अपना शासनकाल चलाने के लिए अपना डिप्यूटी बना देता है एंजेलो को, और अपने आप वीना सिटी में ही रहता है और सिटी का निरीक्षण करता है एक फ्रायर के रूप में, अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है फ्रायर के रूप में, भिक्षु के रूप में, और सिटी का निरीक्षण करता है। क्वेश्चन नंबर 212, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रिंस इन रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट प्ले में प्रिंस का नेम बताना है आपको। पेरिस, टाइबाल्ड, मर्क्यूसियो, स्कैलस। क्वेश्चन नंबर 212 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्कैलस। प्रिंस का नाम स्कैलस होता है। प्रिंस स्कैलस द प्रिंस ऑफ वेरोना। प्रिंस स्कैलस ये वेरोना का प्रिंस रहता है। इज द डेस्परेट रिसॉल्वर ऑफ द फ्यूडिंग फैमिली। जो दो फैमिलीज के बीच विवाद चलता रहता है, उसको सुलझाने का काम ये प्रिंस करता है। क्वेश्चन नंबर 213, which play is characterized by the theme of jealousy, featuring characters like Leontes and Hermione, Winter's Tale, Cymbeline, Love Never Lost, Pericles, Prince of Tyre। कौन सा प्ले है जिसको करेक्टराइज किया गया है थीम ऑफ जेलसी के रूप में, और उसमें करेक्टर्स है लियोन्टस एंड हरमाइन। जिसने भी हमारी प्रीवियस ईयर की क्लास देखी होगी, इस क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे पाएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विंटर्स टेल। विंटर्स टेल्स का जो मेन सोर्स है वो रॉबर्ट ग्रीन्स की नोवेला है पेंडोस्टो द ट्रिम्फ ऑफ टाइम, और ओविड की मेटामॉर्फोसिस, ये भी मेन सोर्स है। क्वेश्चन नंबर 214, हु इज द कैरेक्टर नोन फॉर हिज मोनोलॉग्स इन ओथेलो एक्सप्रेसिंग हिज डिस्ट्रस्ट ऑफ वुमेन। कौन सा करेक्टर होता है वो जाना जाता है अपने मोनोलॉग के लिए ओथेलो प्ले में, एक्सप्रेस करता है अपना डिस्ट्रस्ट ऑफ वुमेन, वुमेन के प्रति अपना डिस्ट्रस्ट व्यक्त करता है। इयागो, ओथेलो, कैसियो, रोडेरिगो। क्वेश्चन नंबर 214 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इयागो। इयागो करेक्टर होता है जाना जाता है अपने मोनोलॉग के लिए, और कहता है एक्सप्रेशन करता है अपना डिस्ट्रस्ट ऑफ वुमेन। एथोलो की जो सोर्स है वो लिया गया है गिराल्डी सिंथियो का एक इटालियन नोवेला है अन कैपिटेनो मोरो। अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आ मोरिस कैप्टन, ये ओथेलो का मेन सोर्स है। इट वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड ऑन नवंबर 1 1604, 1604 में इसको परफॉर्म किया गया था व्हाइट हॉल में, व्हाइट हॉल पैलेस में किंग जेम्स फर्स्ट के सामने। क्वेश्चन नंबर 215, हु इज द विलेनियस कैरेक्टर हु प्लॉट्स टू मैरी हीरो इन मच अडो अबाउट नथिंग। अब आपको कैरेक्टर पता है कि हीरो कैरेक्टर मच अडो अबाउट नथिंग में आता है। हीरो एक मेल नहीं फीमेल है, तो ये भी रखिए, हीरो हीरोइन नहीं है बल्कि एक मेल कैरेक्टर है हीरो। ऑप्शन ए क्लाउडियो, ऑप्शन बी बेनेडिक्ट, ऑप्शन सी डॉन जॉन, या ऑप्शन डी लियोनार्डो। विलेनस कैरेक्टर बताना है जो प्लॉट्स टू मैरी हीरो, हीरो के लिए शादी करने के लिए प्लॉट रचता है मच अडो और नथिंग में। हीरो से शादी करने की कोशिश करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉन जॉन।
डॉन जॉन एक विलेनस कैरेक्टर है जो कोशिश करता है हीरो से शादी करने के लिए। डॉन जॉन जो विलेनस कैरेक्टर है ये मच आडो और नथिंग में आया है। सबसे पहली बात तो यही याद रखिए। और ये अगेंस्ट रहता है हीरो और क्लाउडियो की शादी के विरुद्ध में रहता है। हीरो और क्लाउडियो की शादी होती है लास्ट में, इन दोनों की शादी के विरुद्ध ही ये काम करता है। डॉन जॉन इलेजिमेट ब्रदर ऑफ डॉन पेड्रो। डॉन पेड्रो का इलेजिमेट ब्रदर होता है डॉन जॉन। डॉन जॉन को डिस्क्राइब किया गया है प्ले में मेलनकली और बिटर के रूप में। ही इज इन्वियस, ये जलता रहता है हमेशा, दूसरों की खुशियों से हमेशा जलता रहता है। पार्टिकुलरली क्लाउडियो और हीरोज की अपकमिंग मैरिज। तो क्लाउडियो और हीरो की शादी है उसको लेकर ये जेलसी रखता है। क्वेश्चन नंबर 216, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले विद इन अ प्ले इन मिडसमर नाइट ड्रीम। मिडसमर नाइट ड्रीम में एक प्ले आता है, प्ले के अंदर प्ले आता है, उस प्ले का नाम आपको बताना है। द टेम्पेस्ट, पायरेमस एंड थिस्बे, रोमियो एंड जूलियट, मैकबेथ। अभी लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने बताया है कि मिडसमर नाइट ड्रीम में एक प्ले आता है, प्ले विद इन अ प्ले, उस प्ले का नाम है पायरेमस एंड थिस्बे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन देखिए। द प्ले विद इन अ प्ले, शेक्सपियर्स प्ले मिडसमर नाइट ड्रीम। इसका फुल टाइटल है द मोस्ट लैमेंटेबल कॉमेडी एंड मोस्ट क्रूअल डेथ ऑफ पायरेमस एंड थिस्बे। पायरेमस एंड थिस्बे इज अ प्ले विद इन अ प्ले, परफॉर्म किया जाता है 6 वर्किंग क्लास मैन के द्वारा। 6 वर्किंग क्लास मैन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ये 6 वर्किंग क्लास होता है, इसको जाना जाता है रूड मैकेनिकल्स के रूप में। रूड मैकेनिकल्स के रूप में ये 6 वर्किंग क्लास मैन को जाना जाता है। और ये परफॉर्म किया जाता है ड्यूक्स की वेडिंग सेलिब्रेशन के लिए। थीसियस और हिप्पोलिटा की जो वेडिंग हो रही है उसको सेलिब्रेशन के लिए इस प्ले को परफॉर्म किया जाता है। In Shakespeare Midsummer Night Dream, the play within a play, Pyramus and Thisbe is performed a group of Athenian एथेनियन का ग्रुप था जिसको रूड मैकेनिकल्स या क्राफ्ट्समैन के रूप में भी जाना जाता है। इसको परफॉर्म किया गया था थीसियस और हिप्पोलिटा की शादी के लिए, शादी के सेलिब्रेशन के लिए इस प्ले को परफॉर्म किया गया था। कास्ट में तो करेक्टर कौन कौन से, तो 6 वर्किंग क्लास मैन थे। वो 6 वर्किंग क्लासमैन कौन कौन से थे, वॉटम था, फ्रांसिस फ्लूट था, स्नाउट था, स्नग था, स्टावेलिंग था और क्वींस था। वॉटम था, इन्होंने पायरेमस का रोल निभाया था। फ्रांसिस फ्लूट ने थिस्बे का रोल निभाया था, प्ले किया था। स्नाउट ने पायरेमस के फादर का रोल प्ले किया। स्नग ने लॉयन का रोल प्ले किया। स्टावेलिंग ने थिस्बे के मदर का रोल प्ले किया और क्वींस ने थिस्बे के फादर का रोल प्ले किया। तो ये करेक्टर्स है, याद रखिए। ये करेक्टर्स किस प्ले में आए ये भी याद रखिए। जैसे स्टार वेलिंग करेक्टर किस प्ले में आया, तो मिडसमर नाइट ड्रीम में आया है। क्वेश्चन नंबर 217, हु इज द करेक्टर नोन फॉर हिज फेमस सोलिलोकी दैट बिगिंस विद नाउ इज द विंटर ऑफ आवर डिसकंटेंट इन रिचर्ड थर्ड। कौन सा करेक्टर जाना जाता है अपने फेमस सोलिलोकी के लिए, नाउ इज द विंटर ऑफ आवर डिसकंटेंट इन रिचर्ड थर्ड प्ले में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिचर्ड थर्ड। रिचर्ड थर्ड ही जाने जाते हैं अपनी फेमस सोलिलोकी के लिए, नाउ इज द विंटर ऑफ अवर डिसकंटेंट। रिचर्ड थर्ड विलियम शेक्सपियर का प्ले ही है। इसमें इस प्ले में दिखाया गया है मैकियावेलियन राइज टू पावर को। अब किस प्ले में मैकियावेलियन राइज और टू पावर को दिखाया गया है, तो रिचर्ड थर्ड में दिखाया गया है। सबसे पहली बात तो ये याद रखिए, मैकियावेलियन राइज टू पावर को रिचर्ड थर्ड में दिखाया गया है और ये लिखा गया 1592-1594 के बीच में। अब फर्स्ट टेट्रोलॉजी का ये एक पार्ट्स है। रिचर्ड थर्ड concludes Shakespeare's first tetralogy which also contains Henry VI part first, Henry VI part second, Henry VI part third। हेनरी 6 के 3 पार्ट्स है, तीनों पार्ट्स फर्स्ट टेट्रोलॉजी में शामिल है। और रिचर्ड थर्ड, ये 4 प्ले है जो फर्स्ट टेट्रोलॉजी कही जाती है। इन 4 प्ले को फर्स्ट टेट्रोलॉजी कहा जाता है। तो याद रखिए कि फर्स्ट टेट्रोलॉजी में कौन कौन से प्ले आए हैं, हेनरी 6
के तीनों पार्ट्स आए हैं और रिचर्ड थर्ड आया है। जो फर्स्ट टेट्रोलॉजी है इसको रिफर किया जाता है एक्सपेंडेड हेनरियाड के रूप में भी। मतलब फर्स्ट टेट्रोलॉजी को हेनरियाड के नाम से भी जाना जाता है। रिचर्ड थर्ड है, ये सेकंड लॉन्गेस्ट प्ले है शेक्सपियर्स कैनॉन का। मतलब विलियम शेक्सपियर के जितने भी प्ले हैं उसमें दूसरा सबसे बड़ा प्ले है रिचर्ड थर्ड। फर्स्ट टेट्रोलॉजी या सीरीज ऑफ फोर प्ले की सीरीज है। हेनरी सिक्स के 3 पार्ट्स हो गए, रिचर्ड थर्ड हो गया। और ये प्ले कवर करते हैं वॉर ऑफ रोजेस को, वर रिटेन इन द अर्ली 1590s। क्वेश्चन नंबर 218, इन मैकबेथ व्हाट आर द 3 विचेस ऑफन रिफर टू एस। मैकबेथ प्ले में तो 3 विचेस होती है, किस नाम से रिफर किया गया है? बियार्ड सिस्टर्स, इंचेंटिंग हैक्स, मैजिकल मेडेंस, मिस्टिक सोर्सरस। क्वेश्चन नंबर 218 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बियार्ड सिस्टर्स। 3 विचेस को बियार्ड सिस्टर्स कहा गया है मैकबेथ प्ले में। बियार्ड सिस्टर्स के अलावा बेवार्ड सिस्टर्स या बेवार्ड सिस्टर्स भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 219, विच प्ले इज ऑफन रिफर्ड टू एज द स्कॉटिश प्ले ड्यू टू सुपरस्टिशंस अबाउट इट्स नेम? मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो या किंग लियर? किस प्ले को रिफर किया गया है स्कॉटिश प्ले के रूप में? ड्यू टू सुपरस्टिशंस अबाउट इट्स नेम। स्कॉटिश प्ले है मैकबेथ। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। मैकबेथ की जो थीम है वो ली गई है राफेल होलिनसेट की क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड 1587। 220, इन टेमिंग ऑफ द श्रीव व्हाट इज द नेम ऑफ द मैन हायर टू वू एंड मैरी द स्वेरिश कैथरीना? टेमिंग ऑफ द श्रीव प्ले में किस आदमी को हायर किया जाता है शादी करने के लिए कैथरीना से? ऑप्शन ए पेट्रूसियो, लुसेंसियो, बैप्टिस्टा, टेनियो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेट्रूसियो। पेट्रूसियो अराइव्स इन पेडुआ सीकिंग इन वेल्थी वाइफ। पेट्रूसियो है ये आता है पेडुआ में, एक अमीर वाइफ की तलाश में आता है पेडुआ। एंड ड्रॉन टू कैथीना, और कैथीना को देखकर ये कैथीना की तरफ बहुत आकर्षित हो जाता है। और कैथीना जानी जाती है अपने टेम्पर यानी अपने गुस्से के लिए। लुसेंसियो इज अनोदा करेक्टर इन द प्ले हु इज इन लव विद बियांका। लुसेंसियो बियांका के प्यार में पड़ जाते हैं जो कि कैथीना की सिस्टर होती है, और डिस्गाइज हिमसेल्फ टू वू हर, और अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 221, इन मिडसमर नाइट ड्रीम व्हाट इज द लव पोशन दैट कॉज कैरेक्टर्स टू फॉल इन लव विद द रॉन्ग पीपल? मिडसमर नाइट ड्रीम में लव पोशन आया है जिसके कारण गलत लोग एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओबरान एलाइजर। ओबराम एलाइजर, एलाइजर मतलब अमृत। तो मिडसमर नाइट ड्रीम में लव पोशन आया है जिसका नाम होता है ओबरॉन एलाइजर। इसको आंखों में डालने के बाद जो पीपल्स होते हैं एक दूसरे के गलत प्यार में पड़ जाते हैं, रॉन्ग पीपल के प्यार में पड़ जाते हैं। लव पोशन कॉज कैरेक्टर्स शेक्सपियर्स मिडसमर नाइट ड्रीम फॉल इन लव विद द रॉन्ग पीपल ओबरम एलाइजर, स्पेशली द जूस ऑफ द लव इन आइडलनेस फ्लावर। लव इन आइडलनेस ये फ्लावर का नाम है, इसी फ्लावर के जूस से ये लव पोशन बना हुआ है। ये लव पोशन आंखों में डालने से लोग एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 222, इन हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट हु इज द प्रिंस हु बिकम्स हेनरी फिफ्थ? हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट में कौन प्रिंस बनता है हेनरी फिफ्थ? हु इज द प्रिंस हु बिकम्स हेनरी फिफ्थ? कौन सा प्रिंस है जो हेनरी फिफ्थ बनता है?
प्रिंस हॉल, हॉटस्पर, फॉलस्टॉफ, फोसेस्टर। क्वेश्चन नंबर 222 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो हेनरी फोर्थ का प्रिंस हॉल होता है यही हेनरी फिफ्थ बनता है। हेनरी फोर्थ को प्रिंस हु बिकम्स हेनरी फिफ्थ प्रिंस हॉल, प्रिंस हॉल बनता है। प्रिंस हॉल को प्रिंस हैरी या हेनरी ऑफ मैन माउथ के नाम से भी जानते हैं। प्रिंस हॉल इज जर्नी की पार्ट्स ऑफ द हेनरियड, अ सीरीज ऑफ 4 हिस्ट्री प्ले इंक्लूड रिचर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड, रिचर्ड फोर्थ पार्ट फर्स्ट, रिचर्ड फोर्थ पार्ट सेकेंड एंड हेनरी फिफ्थ। अब देखिए 4 हिस्ट्री प्लेस है, ये सेकेंड टेट्रोलॉजी है। फर्स्ट टेट्रोलॉजी अभी आपने देखी थी जिसमें हेनरी सिक्स के पार्ट 3 पार्ट शामिल थे और रिचर्ड थर्ड शामिल था। अब यहाँ पे सेकेंड टेट्रोलॉजी आई है। सेकेंड टेट्रोलॉजी में रिचर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड है, हेनरी फोर्थ के दोनों पार्ट है और हेनरी फिफ्थ है। तो याद रखिएगा फर्स्ट टेट्रोलॉजी में हेनरी सिक्स के तीनों पार्ट्स, रिचर्ड थर्ड, और सेकेंड टेट्रोलॉजी में शामिल है रिचर्ड सेकेंड और हेनरी फोर्थ के दोनों पार्ट और हेनरी फिफ्थ। तो याद रखिएगा फर्स्ट टेट्रोलॉजी और सेकेंड टेट्रोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 223, which play is often considered a problem play due to its complex themes and ambiguous resolution? कौन सा प्ले है जिसको कंसीडर किया जाता है प्रॉब्लम प्ले के रूप में अपने कॉम्प्लेक्स थीम्स एम्बिगुअस रेसोल्यूशन के कारण? सिम्बलिन, ट्वेलेसन क्रेसिडा, टू जेंटलमैन वेरोना या नन? आपको प्रॉब्लम प्ले पता होंगे तो इस क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे पाएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्वेलेसन क्रेसिडा। ये 3 प्रॉब्लम प्ले है, ऑल वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर और तीसरा है ट्वेलेसन क्रेसिडा। Question number 224. What is the name of the young woman who disguised herself as a man to enter the University of Padua in Taming of the Shrew? आपको उस यंग वुमेन का नाम बताना है जो डिस्गाइज कर लेती है अपने आप को एक आदमी के रूप में और यूनिवर्सिटी ऑफ पैडुआ में प्रवेश करती है टेमिंग ऑफ श्रू प्ले में। केट, बियांका, टेनियो, लुसेंसियो। क्वेश्चन नंबर 224 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बियांका। बियांका एक यंग वुमेन होती है और डिस्गाइज कर लेती है अपने आपको एक आदमी के रूप में और पैडुआ यूनिवर्सिटी में प्रवेश कर जाती है। क्वेश्चन नंबर 225, हु इज द विलेनियस कैरेक्टर इन टाइटस एंडोनिकस नोन फॉर हिज रिवेंज अगेंस्ट टाइटस? टाइटस एंडोनिकस प्ले में कौन विलेनियस कैरेक्टर होता है जो बदला लेता है टाइटस के खिलाफ, टाइटस से बदला लेता है अगेंस्ट टाइटस? टेमोरा, लेविनिया, अरोना, स्टर्नियनस? कौन सा करेक्टर होता है जो टाइटस से बदला लेता है, रिवेंज लेता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरोना। अरोजना करेक्टर होता है टाइटस एंड एडोनिकस प्ले में जो टाइटस से रिवेंज लेता है, बदला लेता है। एक्सप्लेनेशन देखिए, अरोना इज टाइमोरा लवर। अरोना होता है टाइमोरा का लवर होता है कि इंस्टिगेटर, एक की इंस्टिगेटर होता है। इंस्टिगेटर का मतलब प्रोवोक करना यानी भड़काना ऑफ द रिवेंज प्लॉट अगेंस्ट टाइटस और हिज फैमिली। अरोना भड़काता है टाइमोरा का जो लवर होता है टाइटस उसकी फैमिली के लिए भड़काता है रिवेंज के लिए। ही इज डिस्क्राइब्ड एज अ कसम कंसमेट एंड डेस्पिकेबल विलेन। और अरेना को डिस्क्राइब किया गया है कंसमेट एंड डेस्पिकेबल विलेन के रूप में। अरोना प्ले अ क्रूशियल रोल इन टाइमोरा प्लान टू अवेंज द डेथ ऑफ द हर सन अलार्बस हु वाज सैक्रिफाइस्ड बाय टाइटस। अरोना प्ले करता है एक इम्पॉर्टेंट रोल, जो टाइमोरा का प्लान होता है रिवेंज लेने का उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अरोना। अलार्बस जो कि टाइमोरा का सन होता है उसको सैक्रिफाइस यानी उसको मार दिया जाता है टाइटस के द्वारा। रेप एंड मल्टीलेशन टू
Lavinia, Titus' daughter, orchestrated by Tamora and Aron. लाविनिया टाइटस की डॉटर होती है। टाइमोरा और आरोन के द्वारा रेप की साजिश रची जाती है। फार्मिंग टाइटस सन क्विंटस एंड मेरिटस। टाइटस के दो सन होते हैं, क्विंटस एंड मेरिटस, फॉर द मर्डर्स ऑफ डेमेट्रियस एंड कीरोन लीडिंग टू देयर एक्सिक्यूशन। मतलब टाइटस के दो सन होते हैं, क्विंटस एंड मेरिटस। इनको फंसा दिया जाता है, मर्डर ऑफ डेमेट्रियस और कीरोन के मर्डर्स पर इनको फंसा दिया जाता है, जिसके कारण इनको फांसी दे दी जाती है। क्विंटस एंड मेरिटस को टाइटस के सन होते हैं। टाइमोरा टू मैरी स्टर्निनस द रोमन एम्परर यूज हर पावर टू टेन रिवेंज। टाइमोरा बाद में शादी कर लेती है स्टर्निनस से, जो कि रोमन एम्परर होता है, और उसकी पावर का यूज करके ये बदला लेती है। टाइटस डेथ। टाइटस की डेथ के बाद आरोन को कैप्चर कर लिया जाता है, पनिश किया जाता है लूसियस के द्वारा। लूसियस जो कि टाइटस का सर्वाइविंग सन होता है। टाइटस के दो सन को मारे जाते हैं, क्विंटस और मेरिटस को फांसी दे दी जाती है, लेकिन जो सर्वाइविंग सन, जो जीवित सन होता है, पुत्र होता है लूसियस, इसके ही द्वारा पनिश किया जाता है अरोन को। अरोन इज द प्राइमरी इंस्टिगेटर। अरोन प्राइमरी इंस्टिगेटर है। टेमोरा एंड स्टर्नियस आर आल्सो सिग्निफिकेंट विलेन इन द प्ले। मतलब अरोन तो विलेन है ही, साथ साथ टेमोरा और स्टर्नियस भी विलेन है। जो प्राइमरी इंस्टिगेटर अरोन है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरोन। क्वेश्चन नंबर 226, रोमियो एंड जूलियट, व्हाट इज द नेम ऑफ मर्क्यूसियो फेमस स्पीच अबाउट क्वीन मैब। रोमियो एंड जूलियट प्ले में आपको मर्क्यूसियो के फेमस स्पीच का नाम बताना है। क्या नाम है स्पीच का जो कि उन्हें क्वीन मैप के बारे में दी है। क्वीन मैप मोनोलॉग है, मर्क्यूसियो ड्रीम है, मैप स्पीच है, क्वीन मैप स्पीच है। क्वेश्चन नंबर 226 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वीन मैप्स स्पीच। ये स्पीच एक्ट 1 और सीन 4 में दी है, जब मर्क्यूसियो इज द टीसिंग रोमियो अबाउट हिज लव सिक स्टेट ओवर रोसालिन। मर्क्यूसियो टीस कर रहा होता है रोमियो को उसके लव सिक के बारे में, तब रोसालिन के रोसालिन से प्यार में पड़ा हुआ था रोमियो, तब उसको टीस कर रहा है मर्क्यूसियो, तब वो स्पीच कहता है। Mercutio described Queen Mab, the fairy's midwife, as a teeny creature who rides over sleeping people in a chariot made of the fantastical material like spiders' webs and grasshoppers' wings. मर्क्यूसियो डिस्क्राइब करते हैं क्वीन मैप को। क्वीन मैप को डिस्क्राइब किया है एक फेरीज मिडवाइफ के रूप में, ऐसा टीनी क्रेचर, एक छोटा सा क्रेचर के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। हु राइड्स ओवर स्लीपिंग पीपल, जो स्लीपिंग पीपल के ऊपर राइड्स ओवर कर रही है। इन अ चैरियट, एक रथ बना हुआ है फैंटेस्टिकल मटेरियल से, मतलब एक काल्पनिक सामग्री है, जैसे कि स्पाइडर वेब्स है या ग्रास ओपर विंग्स है, उनसे बना हुआ एक रथ है। उस रथ में सोए पीपल के ऊपर ये टिनी क्रेचर क्वीन मैप राइड ओवर कर रही है। क्वेश्चन नंबर 227, who is the character in Much Ado About Nothing known for his witty banter and disdain for love? ऑप्शन ए बेनिडिक्ट, ऑप्शन बी क्लाउडियो, ऑप्शन सी डॉन बेड्रो, या ऑप्शन डी लियोनार्डो। कौन सा करेक्टर है मच अडो अबाउट नथिंग में जाना जाता है अपने विटी बेंटर एंड डिस्डेन फॉर लव के लिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेनिडिक्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि बेनिडिक्ट, क्लाउडियो, ये सब करेक्टर आए किस में है, तो मच अडो अबाउट नथिंग में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 228, व्हाट इज द नेम ऑफ द करेक्टर इन विंटर्स टेल हु इज अबेंडन्ड एज अ बेबी एंड रेज्ड बाय अ शेफर्ड? आपको उस करेक्टर का नाम बताना है विंटर्स टेल में जिसको त्याग दिया गया है एक शिशु के रूप में, शिशु अवस्था में ही उसको त्याग दिया गया है, फिर उसका पालन पोषण एक शेफर्ड के रूप में किया गया है, मतलब एक चरवाहे के रूप में उसका पालन पोषण किया गया है।
किसकी बात हो रही है, किस करेक्टर की बात हो रही है? पर्डिटा, हरमाइन, लियोनेटस, पोलेक्सिनेस। क्वेश्चन नंबर 228 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्डिटा की बात हो रही है। पर्डिटा करेक्टर है जिसको शिशु अवस्था में ही त्याग दिया गया है, बाद में उसका पालन पोषण एक चरवाहे के रूप में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 229, इन हेनरी फिफ्थ व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्रेंच प्रिंसेस हु बिकम्स हेनरीज वाइफ? हेनरी फिफ्थ में फ्रेंच प्रिंसेस का नाम बताना है जो हेनरीज की वाइफ बनी थी। कैथरीन, इसाबेला, एनी, मार्गरेट। क्वेश्चन नंबर 229 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैथरीन। क्वेश्चन नंबर 230, इन रिचर्ड थर्ड हु इज द यंग प्रिंस मर्डर्ड इन द टावर ऑफ लंदन बाय ऑर्डर ऑफ रिचर्ड थर्ड? रिचर्ड थर्ड प्ले में यंग प्रिंस कौन था जिसका मर्डर किया गया था टावर ऑफ लंदन, लंदन के टावर पर, रिचर्ड थर्ड के ऑर्डर के द्वारा? रिचर्ड थर्ड के ऑर्डर पर लंदन के टावर में किस प्रिंस की हत्या कर दी गई थी? एडवर्ड फिफ्थ, रिचर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क, क्लेरेंस, बकिंगम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिचर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क। तो रिचर्ड है यंग प्रिंस था, इसका मर्डर कर दिया गया था लंदन के टावर पर, रिचर्ड थर्ड के ऑर्डर पर। क्वेश्चन नंबर 231, what is the name of the character in All Well That Ends Well who cures the king and demands Bertram as her husband? Helena, Diana, Rosalind, Hermia। उस करेक्टर का नाम बताना है ऑल वेल दैट एंड्स वेल में, जो क्योर करता है किंग को और डिमांड्स करती है कि बर्टरम ही उसका पति बने। आपको ये भी ध्यान रखना है कि बर्टरम करेक्टर किस प्ले में आया है, तो ऑल वेल दैट एंड्स वेल में आया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेलेना। हेलेना डिमांड करती है कि बटरम ही उसका पति बने, हेलेना ही ने कहा है ऑल वेल दैट एंड्स वेल को। क्वेश्चन नंबर 232, इन जूलियस सीजर व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्स्पिरेटर हु कन्विंस सीजर टू अटेंड द सीनेट ऑन द आइडस ऑफ मार्च? जूलियस सीजर प्ले में उस करेक्टर का नाम, उस कॉन्स्पिरेटर का नाम बताना है जो कन्विंस करता है सीजर को कि अटेंड करे सीनेट को आइडस ऑफ मार्च पर। आइडस ऑफ मार्च यानी 15 मार्च पर, 15 मार्च की डेट पर सीनेट को अटेंड करने के लिए कौन कन्विंस करता है सीजर को? कैसियस, ब्रूटस, कास्का या डेसिस ब्रूटस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रूटस। क्वेश्चन नंबर 233, व्हाट इज द नेम ऑफ द करेक्टर इन टेमिंग ऑफ द श्रू हु ट्राई टू वू एंड मैरी बियांका? उस करेक्टर का नाम बताना है जो ट्राई करता है, लुभाता है बियांका को शादी करने के लिए। पुटिसियो, ग्रेमियो, पेप्टिस्टा, ट्रेनियो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेमियो। क्वेश्चन नंबर 234, हु रिफर टू जॉफ्री चौसर द बेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड? किसने कहा है चौसर को द बेल ऑफ इंग्लिश डिफाइल्ड? बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। जॉन डन, जॉन रस्किंग, जॉन डाइडन, एडमंड स्पेंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एडमंड स्पेंसर ने जॉफ्री चौसर को कहा है द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड। स्पेंसर ने चौसर को रिफर किया है डैन चौसर, डैन चौसर भी कहा है और वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड भी कहा है। स्पेंसर ने चौसर को ये रेफरेंस अपने वर्क द फेरी क्वीन में दिया है। द लाइन रीड्स डैन चौसर वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड, ये पूरी लाइन है। डैन चौसर भी कहा है, वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड भी कहा है स्पेंसर ने जॉफ्री चौसर को।
क्वेश्चन नंबर 236, द क्वालिटी ऑफ सेल्फ इफेसमेंट इन द परस्यूट ऑफ ब्यूटी इज कॉल्ड नन, पोएटिक लाइसेंस, पोएटिक जस्टिस, निगेटिव कैपेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 236 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निगेटिव कैपेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 237, द मोरल श्योर of this fable is very instructive. This may be warning to all good wives that they look well to their linen. किसका स्टेटमेंट है ये? वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। थॉमस राइमर का, अलेक्जेंडर पोप का, एडमंड स्पेंसर का या सैमुअल जॉनसन का? किसने कहा है कि सभी अच्छी पत्नियों को वार्न किया जा रहा है कि वे अपने लाइनेन का ध्यान अच्छी तरह से रखें। लाइनेन यानी कपड़े का, अपने कपड़े का ध्यान रखें। किसने वार्न किया है किसने वार्न किया है सभी अच्छी पत्नियों को कि वह अपने लाइनेन, अपने कपड़े का ध्यान रखें? क्वेश्चन नंबर 237 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉमस राइमर ने कहा है द मोर श्योर ऑफ दिस फेबल इज वेरी इंस्ट्रक्टिव, दिस मे बी अ वार्निंग टू ऑल गुड वाइफ्स दैट दे लुक वेल टू देयर लाइनेन। थॉमस राइमर ने ये स्टेटमेंट विलियम शेक्सपियर का प्ले है ओथेलो को क्रिटिसाइज करते हुए ये स्टेटमेंट दिया है। क्वेश्चन नंबर 238, इन शेक्सपियर्स कैरियर, विलियम शेक्सपियर के कैरियर में अ पीरियड पर रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम किस ईयर से किस ईयर तक रहा है? अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पीरियड किस ईयर को कहा जाता है? 1595 से 1600 तक, या 1590 से 1595, 1600 से 1607, या नन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1595 से 1600 तक का जो पीरियड रहा है इनका, वो रहा है रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। जो पीरियड रहा है इनका रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, इसी पीरियड को इन द वर्ड नाम से भी जानते हैं या द पीरियड ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नाम से भी जानते हैं। दिस पीरियड वॉज अ टाइम ऑफ ग्रेट कॉमेडीज एंड क्रोनिकल प्ले। इस पीरियड में उन्होंने ग्रेट कॉमेडीज लिखी है, जैसे कि मर्चेंट ऑफ वेनिस, मच अडो अबाउट नथिंग, लाइक इट, मिडसमर नाइट ड्रीम, हेनरी फोर्थ। तो 1595 से 1600 का पीरियड रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पीरियड है, जिसको इन द वर्ड नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 239, इट इज द मोस्ट इंसिपिड रेडिकुलस प्ले दैट एवर आई सॉ इन माई लाइफ। मिडसमर नाइट ड्रीम को लेकर कहा है कि इट इज द मोस्ट इंसिपिड रेडिकुलस प्ले दैट एवर आई सॉ इन माई लाइफ। किसने कहा है मिडसमर नाइट ड्रीम को? रॉबर्ट ब्राउनिंग, सैमुअल जॉनसन, सैमुअल पेपीज, विलियम वर्ड्सवर्थ? क्वेश्चन नंबर 239 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैमुअल पेपीज ने कहा है मिडसमर नाइट ड्रीम को के बारे में, इट्स द मोस्ट इंसिपिड रिडिकुलस प्ले दैट एवर आई सॉ इन माय लाइफ। क्वेश्चन नंबर 240, एन exaggerated form of drama depict classic one-dimensional characters such as heroes, heroines, and villains dealing with sensational, romantic, and often perilous situations। इंटरल्यूड की बात हो रही है, हीरोइक ट्रेजिडी की, मेलोड्रामा की, या नन की? आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 240 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेलोड्रामा। क्वेश्चन नंबर 241, is sometimes called the Shakespeare's of divines because of his poetic writing styles। किसको कहा जाता है समटाइम्स शेक्सपियर्स ऑफ डिवाइन्स? जेरेमी टेलर, थॉमस नॉर्थ, जॉन मिल्टन, या नन? क्वेश्चन नंबर 241 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेरेमी टेलर को कहा जाता है शेक्सपियर्स ऑफ डिवाइन्स। क्वेश्चन नंबर 242, डिवोट प्रेयर्स टू दैट इटर्नल स्पिरिट हु कैन रिच विथ ऑल अटरेंस एंड नॉलेज इज अ कोट बाय। किसके द्वारा ये कोट कही गई है?
जॉन कीट्स, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, वर्ड्सवर्थ। Devout prayer to that eternal spirit who can enrich with all utterance and knowledge। ये कोट कही गई है जॉन मिल्टन के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 243 is a literary non-fiction work that tells the story of person's life written by that person। ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, डिकेडेंस या मेमोयर। ये लिटरेरी टर्म्स है। लिटरेरी टर्म्स मैंने सिलेक्शन बैच में डिस्क्राइब किए हैं। जिसने भी सिलेक्शन बैच ना देखा हो जाके देखिए, वहाँ पे सारे लिटरेरी टर्म्स मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी एक नॉन फिक्शन वर्क है दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ पर्सनस लाइफ रिटन बाय द दैट पर्सन। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, यहाँ पे सिलेक्शन बैच में डीपली बताया है, वहाँ जाके देख लीजिएगा। ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी जितने भी लिटरेरी टर्म्स है सिलेक्शन बैच में मैंने डिस्कस किए हैं। ऑटोबायोग्राफी आर रिटन इन द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के द्वारा लिखी जाती है। इसके लिए प्रोनाउन यूज करते हैं आई, मी एंड माई। दे ऑफन बिगिन विद द ऑथर्स बर्थ एंड फैमिली हिस्ट्री कंटिन्यू क्रोनोलॉजिकली टू द प्रेजेंट डे। और इस ऑटोबायोग्राफी, जो ऑटोबायोग्राफी की शुरुआत होती है ऑथर्स के बर्थ के साथ होती है, उनकी फैमिली हिस्ट्री और कंटिन्यू क्रोनोलॉजिकली टू द प्रेजेंट डे, मतलब इनके बचपन से लेकर अभी तक का सारी डिटेल ऑटोबायोग्राफी में रहती है। ऑटोबायोग्राफी इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर्स एजुकेशन, करियर, लाइफ एक्सपीरियंसेस, अचीवमेंट्स। ऑटोबायोग्राफी में शामिल रहती है इन्फॉर्मेशन ऑथर्स के एजुकेशन की, उनके करियर की, लाइफ एक्सपीरियंसेस की, अचीवमेंट्स की। दे आल्सो इंक्लूड द ऑथर्स पर्सनल थॉट्स, और ऑथर्स के पर्सनल थॉट्स भी शामिल रहते हैं, उनकी फीलिंग्स, ओपिनियंस अबाउट द इवेंट्स, इवेंट्स के बारे में उनकी फीलिंग्स क्या है, ओपिनियंस क्या है, ये सब शामिल रहती है ऑटोबायोग्राफी में। Confessions by Saint Augustine of Hippo is considered one of the earliest autobiographies in Western civilization। ये फर्स्ट अर्लीस्ट ऑटोबायोग्राफीज है। तो कन्फेशंस बाय सेंट अगस्टिन ऑफ हिप्पो ये अर्लीस्ट ऑटोबायोग्राफी है इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, और इसको कंसीडर किया जाता है फर्स्ट क्रिश्चियन ऑटोबायोग्राफी भी। क्वेश्चन नंबर 244 ऑफ एजुकेशन इज जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गया एक वर्क है ऑफ एजुकेशन। क्या है? सोनेट है, पोयम है, ट्रीटाइज है, नन है। क्वेश्चन नंबर 244 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑफ एजुकेशन एक ट्रीटाइज है। ये देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, तो ऑफ एजुकेशन एक प्रोज ट्रीटाइज है, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। ऑफ एजुकेशन एक पम्फलेट लेटर है, पब्लिश हुआ था 1644 में, और इसको जाना जाता है ट्रैक्टेट ऑन एजुकेशन के रूप में। ऑफ एजुकेशन एक ट्रीटाइज है, एक्सप्रेस किया गया है मिल्टन्स के व्यू। इसमें मिल्टन ने ऑन एजुकेशन रिफॉर्म पर अपने व्यू दिए हैं। इट वॉज रिटन इन रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट फ्रॉम सैमुअल हार्टलिव। सैमुअल हार्टलिव्स के रिक्वेस्ट पर इन्होंने ये लिखा है, जो कि सैमुअल हार्टलिव भी एक प्यूरिटन एजुकेशनल रिफॉर्मर रहे हैं। तो इनके रिक्वेस्ट पर ही जॉन मिल्टन ने ऑफ एजुकेशन लिखा है। सैमुअल हार्टलिव, ये नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 245 आर अ टाइप ऑफ नॉन फिक्शन बुक that present the life of the person in an objective and balanced way. They are written in the third person, are usually written by someone other than the subject। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन आ गया। बायोग्राफी, हेजियोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी या नन। ऑटोबायोग्राफी नहीं होगा क्योंकि ऑटोबायोग्राफी फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है, अब यहाँ पे तो थर्ड पर्सन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बायोग्राफी। बायोग्राफी भी नॉन फिक्शन बुक है, प्रेजेंट करती है लाइफ ऑफ अ पर्सन को इन एन ऑब्जेक्टिव एंड बैलेंस्ड वे में। दे आर रिटन इन द थर्ड पर्सन, यूजुअली रिटन बाय समवन अदर देन द सब्जेक्ट। बायोग्राफी को डिफाइन किया जॉन ड्राइडेन ने द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मैंस लाइफ के रूप में। तो ये स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। बायोग्राफी को किसने डिफाइन किया है द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मैंस लाइफ के रूप में? तो जॉन ड्राइडेन ने डिफाइन किया है। और बायोग्राफी में फुल अकाउंट्स ऑफ द पर्टिकुलर पर्सनस लाइफ इन्वॉल्विंग द अटेम्प्ट टू सेट करेक्टर्स, टेम्परामेंट, जो भी उनके चरित्र है, स्वभाव है, परिवेश है, मेलियो यानी परिवेश, एज वेल एज द सब्जेक्ट एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस, ये सब बायोग्राफी में शामिल रहती हैं।
क्वेश्चन नंबर 247, मिल्टन अ नेम टू रिसाउंड फॉर एजेस इज ए लाइन फ्रॉम। ये लाइन किसने कही है? इमर्सन ने, टी.एस. इलियट ने, ऑस्कर वाइल्ड ने या टेनिसन ने? मिल्टन अ नेम टू रिसाउंड फॉर एजेस, ये लाइन कही है टेनिसन ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। टेनिसन की एक पोएम आई थी मिल्टन नाम से, इसी मिल्टन पोएम में मिल्टन को ये कहा है, मिल्टन अ नेम टू रिसाउंड फॉर एजेस। क्वेश्चन नंबर 248, A cheerful life is what the muses love, a soaring spirit their prime delight। ये लाइन किसकी है? वर्ड्सवर्थ की, जॉन मिल्टन की, विलियम शेक्सपियर की या नन की? क्वेश्चन नंबर 248 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम वर्ड्सवर्थ की ये लाइन है। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम आई थी फ्रॉम द डार्क चैम्बर्स ऑफ डिजेक्शन फीड, 1814 में ये पोएम लिखी गई थी। इसी पोएम की ये लाइन है, अ चीयरफुल लाइफ। ये पोएम एक्सप्लोर करती है थीम ऑफ ओवरकमिंग डिस्पेयर एंड फाइंडिंग जॉय इन लाइफ। क्वेश्चन नंबर 249, is a literary device where the audience or readers know more than the characters in a story. This creates suspense or humor because the audience know what's going to happen but the characters don't. Verbal irony, dramatic irony, cosmic irony या none? ये एक प्रकार की लिटरेरी डिवाइस है। इसमें ऑडियंस और रीडर्स को तो पता रहता है कि स्टोरी में क्या होने वाला है, लेकिन करेक्टर्स को नहीं पता रहता है, जिसके कारण एक सस्पेंस क्रिएट हो जाता है, ह्यूमर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ऑडियंस जानती है कि आगे क्या होने वाला है, करेक्टर्स नहीं जानती है। किसकी बात हो रही है? वर्बल आयरनी की, ड्रामेटिक आयरनी की, कॉस्मिक आयरनी की या नन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी में ऑडियंस और रीडर्स को तो पता होता है कि स्टोरी में क्या होने वाला है, लेकिन करेक्टर्स को नहीं पता रहता है। क्वेश्चन नंबर 250, हु कॉल्ड विलियम वर्ड्सवर्थ द स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। विलियम हैजलिट, जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर या नन? कौन कहता है विलियम वर्ड्सवर्थ को स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम हैजलिट ने कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ को स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।